हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्यवहारिक हिंदी का कि यूनिट 2 को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, यूनिट 2 में आपको 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला है सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग, दूसरा है बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली, तीसरा यहाँ पर कार्यालयों में प्रचलित हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली और चौथा है बाजार, दर्शनीय स्थल, क्रिकेट मैच का अनुभव लेखन। तो फ्रेंड्स, व्यवहारिक हिंदी की यूनिट 2 में दोस्तों आपको ये चारों टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और आज के इस वीडियो में दोस्तों ये चारों के चारों टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जिससे दोस्तों आपकी यूनिट 2 पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों यही कहूँगा आपसे कि वीडियो को पूरा देखें ताकि सही से आप सारी बातें समझ सकें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि अस्पताल, बाजार, मॉल और मंडी में किस तरह से हिंदी का प्रयोग होता है। अब हम इसको समझेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अस्पताल में हिंदी का प्रयोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रमुख वाक्य दिए गए हैं जिसके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि अस्पताल में किस तरह का हिंदी में किस तरह अस्पताल में हिंदी का प्रयोग किस तरह से होता है। अब हम इसको कुछ वाक्य के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्तों, कुछ प्रमुख वाक्य हैं जो कि अस्पताल में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, कृपया अपना नाम बताएं, आपकी उम्र क्या है, क्या आपका बुढ़ापे की बीमारियों से सामना हुआ है, आपने पिछले 1 हफ्ते में कोई दवा ली है, कि आप अपने खान पान का ख्याल कैसे रखते हैं, बीमारी कब से शुरू हुई, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, क्या आपने अब तक किसी और डॉक्टर से इस बारे में बातचीत की है, क्या आपको अब किसी तरह की समस्याएं हो रही हैं, क्या आपको कोई गंभीर बीमारी है, आपने आखिरी बार किस बीमारी के लिए टीका लगवाया, क्या आपने किसी ऐसी चीज़ का सेवन किया है जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, आपका वजन कितना है, आपको किसी अन्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा रहा है। आपने आखिरी बार कब खाना खाया, क्या आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आपको चिंतित कर रही है, कृपया अपनी बीमारियों संबंधी इतिहास बताएं, आपको किस प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता है, क्या आपने अपनी जांच से संबंधित कोई अन्य जानकारी दी है, क्या आपने किसी और डॉक्टर की सलाह ली है इस बारे में, क्या आप इस बारे में सुनिश्चित हैं कि आपकी रिपोर्ट सही है, आपको ब्लड टेस्ट के लिए कहा गया है, कृपया यहाँ टाइम स्लॉट लें। देखिए दोस्तों, अस्पताल में हिंदी में कुछ प्रमुख वाक्य जो प्रयोग किए जाते हैं, अभी हम यहाँ पर उसको पढ़ रहे हैं, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। कृपया अपने विभाग का पता बताएं, क्या आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह चाहिए, यदि आपको आगे के टेस्ट के लिए बुलाया जाए तो उसके लिए तैयार रहें, आपको किसी विशेष इलाज की आवश्यकता है, क्या आप सर्जरी के लिए तैयार हैं, यह आपका दवा प्रिस्क्रिप्शन है, कृपया इसे सही तरीके से समझें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, अभी हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अस्पताल में हिंदी का प्रयोग किस तरह से होता है। तो ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम बस कुछ प्रमुख वाक्यों के द्वारा ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हिंदी के कुछ प्रमुख वाक्य हैं जो कि अस्पताल में नॉर्मली प्रयोग किए जाते हैं, तो उसी के द्वारा बस हम थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं अस्पताल में हिंदी के प्रयोग को। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर बस हम यहाँ पर बहुत सामान्य बातें ही समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत टफ नहीं है। यहाँ पे कुछ जो प्रमुख वाक्य हैं, इनके द्वारा हम बस समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अस्पताल में हिंदी का प्रयोग किस तरह से होता है। ठीक है, इसमें और कई सारे वाक्य भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ तक अभी दोस्तों हमने यहाँ तक अभी बात की, 30 वाक्य अभी हमने देखे थे। इसके अलावा कुछ और वाक्य भी हैं, जैसे कि क्या आपने इससे पहले किसी तरह की दूसरी चिकित्सा ली है, कृपया किसी तरह की एलर्जी या संबंधित समस्या के बारे में सूचित करें, यदि आपको दर्द है तो इसका स्तर कितना है और कब से हो रहा है, आपकी किसी चिकित्सक के साथ पहले हुई अन्य चिकित्सा के बारे में बताएं, आपको कौन सी समस्या है जिसके लिए आप यहाँ हैं, आपने इस बारे में पहले और किसी डॉक्टर से बात की है, आपको जो जानकारी दी गई है क्या आप वो सब समझते हैं, यदि आपकी रिपोर्ट्स में कुछ आवश्यक हो तो कृपया विभाग में जाएं, आपकी चिकित्सा की स्थिति के बारे में आपके परिवार को सूचित किया गया है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमने अस्पताल में हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख वाक्यों को देखा। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। आपका एक टॉपिक है सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग। अब देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में आपको समझना है कि अस्पताल में हिंदी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, बाजार में, मॉल में और मंडी में हिंदी का जो प्रयोग किया जाता है, इसको आपको समझना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो अभी हमने बातें की हैं, वो बातें की हैं अस्पताल के बारे में। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर समझा कि अस्पताल में
हिंदी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ प्रमुख वाक्यों की सहायता से इसे समझने का प्रयास किया है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाजार में हिंदी का प्रयोग। बाजार में प्रयोग होने वाले हिंदी के कुछ प्रमुख वाक्य। दोस्तों जिस तरह हमने अस्पताल में प्रयोग होने वाले हिंदी के कुछ प्रमुख वाक्यों को देखा, तो उसी तरह दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे बाजार में प्रयोग होने वाले हिंदी के कुछ प्रमुख वाक्यों की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर एक वाक्य काफ़ी ज़्यादा इजी है। बस यहाँ पर सामान्य रूप में ये बातें आपको बताई जा रही हैं कि बाजार में हिंदी के कुछ हिंदी का प्रयोग किस तरह से होता है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रमुख वाक्य दिए गए हैं, तो बस आपको यहाँ पर सामान्य बातें यहाँ पर समझनी हैं। नमस्ते, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ? कृपया यहाँ बैग देखें, इस बार सेल से क्या लिया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली बाजार में ये सारे वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। आपको कौन सा रंग पसंद है? यह साड़ी किस ब्रांड की है और इसका क्या मूल्य है? आपको बैग के साथ यह जूते कैसे लग रहे हैं? कृपया इस टी शर्ट की कीमत बताएं। तो कई बार दोस्तों ग्राहक एक दुकानदार से ये कहता है ना, कृपया इस टी शर्ट की कीमत बताएं। तो मतलब इस तरह के दूसरे कई सारे वाक्य आप खुद भी बना सकते हो। तो मतलब ईजी है, लेकिन हाँ वो बाजार से ही संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ पर बस आपको सामान्य बातें ही बताई जा रही हैं। क्या यह स्वेटर लंबे समय तक चलेगा? तो मान लीजिए कि एक ग्राहक एक दुकानदार से पूछ रहा है कि क्या यह स्वेटर लंबे समय तक चलेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या आपके पास फॉर्मल कपड़े हैं? यहाँ ब्रांडेड शूज़ हैं, आपको देखना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे वाक्य हैं। क्या आपको इन जूतों का बड़ा साइज मिल जाएगा? इस जूते का सोल बहुत अच्छा है। आपको इन इन स्कार्फ में से कौन सा पसंद है? इस ब्रांड के लिए वारंटी कितने समय की है? कृपया यह बैग दिखाएं। क्या आप इसका दाम कम कर सकते हैं? इस शॉप में सेल कब से शुरू होगी? आपके पास फ्रेश स्टॉक कब आएगा? क्या आपके पास और डिज़ाइन है? कई बार कस्टमर ऐसे पूछता है ना, ग्राहक दुकानदार से कि आपके पास और डिज़ाइन है। इस ट्राउज़र का साइज़ चेक करने के लिए चेंजिंग रूम क्या है? क्या आपके पास इस कोट के साथ मैचिंग वाली शर्ट है? क्या यह घड़ी स्टेनलेस स्टील की है? इस बैग के साथ मैचिंग वॉलेट है क्या? कृपया इस ब्रांड के जूते दिखाएं। आपके पास कुछ आरामदायक स्वेट शर्ट हैं क्या? यह ट्राउज़र बदल सकता है क्या? क्या आपके पास अलग अलग रंगों की चादर हैं? यह कमीज़ कितनी पारंपरिक है? इस जूते में साइज़ कितनी तरह का है? यह स्वेटर धूप में फीका नहीं होगा ना? मतलब दोस्तों ये प्रमुख वाक्य हैं जो कई बार ग्राहक के द्वारा या दुकानदार के द्वारा बाजार में ये प्रयोग होने वाले, हिंदी में प्रयोग होने वाले ये कुछ प्रमुख वाक्य हैं। कृपया इस जूते का साइज चार्ट दिखाएं। इस जूते की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कृपया इस कपड़े का ऊपरी कवर दिखाएं। आप इसे घड़ी की बैटरी के साथ बेच सकते हैं क्या? यह स्कर्ट वॉशेबल है ना? कृपया इस सूटकेस के विभिन्न रंग दिखाएं। आपके पास इस जूते का बॉक्स है क्या? इस स्वेटर की कीमत कुछ कम हो सकती है क्या? आपके पास और कुछ सेल आइटम्स हैं क्या? तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने ये बाजार में हिंदी में प्रयोग होने वाले ये कुछ वाक्य थे, कुछ प्रमुख, तो अभी हमने इसको समझा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बस यही कर रहे हैं कि कुछ प्रमुख वाक्यों की सहायता से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो संबंधित सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर किस तरह से हिंदी का प्रयोग होता है। तो अभी हमने बाजार की बात की, इससे पहले हमने अस्पताल में प्रयोग होने वाले हिंदी के कुछ प्रमुख वाक्यों को देखा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मॉल में हिंदी का प्रयोग किस तरह से होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत इजी है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बस आपको सामान्य रूप में समझना है कि किस तरह से हिंदी का प्रयोग हो रहा है, होता है। ठीक है। यहाँ पे सामान्य ही बातें आपको बताई जा रही हैं, नॉर्मल बातें आपको बताई जा रही हैं, नॉर्मल वाक्य बताए जा रहे हैं कि जो कि नॉर्मली बाजार में या अस्पताल में हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो उसी तरह अब हम यहाँ पे मॉल की बात कर रहे हैं कि जो मॉल होता है, ठीक है, तो मॉल आप लोग जानते ही होंगे। तो मॉल में हिंदी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है या हिंदी के कुछ प्रमुख जो वाक्य हैं, तो अभी हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। मॉल में प्रयोग होने वाले हिंदी के कुछ प्रमुख वाक्य। इस कपड़े का मैचिंग साइज कहाँ है? आपको इन ब्रांडेड जूतों में से कौन सा चाहिए? कृपया इस जूते के और रंग दिखाएं। सेल आइटम्स में क्या क्या है? क्या आपके पास कोई डिस्काउंट ऑफर है? इस स्वेटशर्ट की कीमत कम हो सकती है क्या? कृपया एक बड़ा स्कूल बैग दिखाएं। आपके पास मजबूत ज्वेलरी बॉक्स है क्या? यह लैपटॉप बैग ठीक रहेगा? इस वॉच की गारंटी कितने समय की है? आपके पास स्मार्टफोन के लिए अच्छे कवर्स हैं क्या?
कृपया इस टेनिस रैकेट का कवर दिखाएं। यह जूता अगले सप्ताह उपलब्ध रहेगा क्या? इस फॉर्मल शर्ट का साइज़ कितना है? तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ प्रमुख वाक्य हैं जो कि मॉल में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी के प्रयोग की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में प्रयोग होने वाले ये कुछ प्रमुख वाक्य हैं। इसके अलावा कई दूसरे वाक्य भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो बस एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपके पास सोने के अच्छे गहने हैं क्या? कृपया इस हैंडबैग का स्टॉक दिखाएं। यह घड़ी आपकी अपनी ब्रांड की है क्या? यह स्वेटर गर्मियों में उपयोगी होगा ना? इस टेबल वेयर का मैचिंग सेट है क्या? आपके पास बच्चों के लिए खिलौने हैं क्या? कृपया इस वायरलेस हेडफोन का चार्जर दिखाएं। आपके पास इस ब्रांड की फैंसी ज्वेलरी है क्या? इस विंडो के लिए कर्टेंस की और वैरायटी हैं क्या? यह सोफ़ा और चेयर का कॉम्बिनेशन डिज़ाइन है क्या? इस जूते की बॉटम सोल कितनी आरामदायक है? कृपया इस एक्सरसाइज मैट और बॉल का सेट दिखाएं। आपके पास लैपटॉप की टेबल है क्या? कृपया अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू दिखाएं। यह लैंप एंड लाइटिंग सेक्शन कहाँ है? आपके पास इस जूते की डिज़ाइनर कलेक्शन है क्या? कृपया इस सौंदर्य उत्पाद का सैंपल दिखाएं। यह फ़ोटो फ्रेम कितनी तस्वीरों को सहेज सकता है? आपके पास इस रेडियो के लिए अच्छा कवर है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ प्रमुख वाक्य थे हिंदी के जो नॉर्मली मॉल में प्रयोग किए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मंडी में हिंदी का प्रयोग। देखिए दोस्तों, मंडी जो अनाज, सब्जियों और फलों के क्रय विक्रय केंद्र होती हैं में हिंदी का प्रयोग एक महत्वपूर्ण और सामाजिक रूप से प्रचलित भाषा है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि मंडी में हिंदी का प्रयोग किस तरह से होता है, तो इसे सामान्य रूप से जो बातें हैं इसे समझते हैं। मंडी में प्रयोग होने वाले हिंदी के कुछ प्रमुख वाक्य। नमस्ते, आपको किस अनाज की तलाश है? कृपया इस सब्जी का दाम बताएं। यहाँ सभी सब्जियाँ ताज़ी हैं। इस फल की खुशबू लाजवाब है। कृपया लहसुन दिखाएं। इस दुकान का अनाज शानदार है। कृपया इस गेहूं के आटे की कीमत बताएं। यह तेल शुद्ध और स्वादिष्ट है। इस छोटे बच्चे के लिए ताज़े एवं स्वास्थ्यवर्धक फल दिखाएं। आपके पास बासमती चावल हैं क्या? इस मक्खन का स्वाद अति स्वादिष्ट है। इसका खुदरा मूल्य कितना है? कृपया इस दाल की पैकेजिंग दिखाएं। यह सुगंधित मसाले हैं। इस मिठाई का नाम क्या है और दाम कितना है? इस बंगाली बासमती चावल का स्वाद अद्भुत है। यह सुपरमार्केट विभिन्न सामानों से भरा हुआ है। इस चीनी की पैकेजिंग में कुछ नया दिखाएं। आपके पास नया अनाज भी है क्या? इस अंडे की गुणवत्ता कैसी है? कृपया इस दुकान के सबसे ताज़े फल दिखाएं। यह बिरयानी मसाला कहाँ से आया है? इस दालचीनी का दाम क्या है? आपके पास उत्तर भारतीय मसाले हैं क्या? कृपया इस खजूर को पैकेट खोलकर दिखाएं। यहाँ सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। इस स्थानीय बाज़ार में क्या स्पेशल मिलता है? आपके पास ताज़े फलों का स्टॉक है क्या? कृपया ताज़े टमाटर दिखाएं। इस धनिया का रेट कितना है किलो के हिसाब से? आपके पास विभिन्न प्रकार की दालें हैं क्या? इस चाट का स्वाद कितना खास है? इस अनाज पर कोई डिस्काउंट है क्या? इस चने की क्वालिटी कितनी? आपके पास अच्छी नमकीन है क्या? यहाँ बिकने वाले बादाम विशेषज्ञ द्वारा चुने गए हैं। कृपया इस बूटी से बने मसाले का नाम बताएं। क्या आपके पास ताज़े फल हैं? इन प्रमुख वाक्यों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि मंडी में हिंदी का प्रयोग विभिन्न विषयों पर होता है जो क्रय और विक्रय से संबंधित हैं। तो दोस्तों, अभी हमने कुछ प्रमुख वाक्यों को देखा जो कि नॉर्मली मंडी में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये क्या है, मतलब जो क्रय, जब मतलब खरीदारी होती है, बिक्री होती है, तो उसी से संबंधित ये मतलब वाक्य हैं, यानी कि हिंदी का प्रयोग कुछ ऐसे किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक अभी हमने यूनिट 2 के पहले टॉपिक को समझा, सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग। देखिए दोस्तों, यहाँ तक बहुत सामान्य बातें थी। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर अगला टॉपिक है बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा टॉपिक है बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम यही समझेंगे कि बैंकों में जो प्रमुख शब्द प्रयोग किए जाते हैं, हम यहाँ पर उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, इसी से संबंधित यहाँ पर एक टॉपिक है जिसमें आपको इसके महत्व को पढ़ना है, लेकिन महत्व आपको तभी समझ में आएगा जब यहाँ पर आप कुछ जो प्रचलित जो पारिभाषिक शब्द हैं, जब आप उनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तभी आपको महत्व समझ में आएगा। तो चलिए पहले जो शब्द हैं उनको हम देखते हैं।
अब खाता संबंधी शब्दावली, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि बैंकों में कई सारे जो शब्दों का प्रयोग होता है दोस्तों, तो उसी से संबंधित यहाँ पर बातें हम कर रहे हैं। तो अब खाता संबंधी कुछ शब्द हैं, अब यहाँ पर हम इनको देख रहे हैं। बचत खाता, इसे व्यक्तिगत बचत के लिए खोला जाता है और जमा राशि पर ब्याज मिलता है। इसके अलावा चालू खाता, यह व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में लेन देन की सुविधा होती है। बहुत आसान बात है दोस्तों। बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट, इसमें क्या होता है दोस्तों, तो यह व्यक्तिगत बचत के लिए खोला जाता है। इसमें जो भी पैसा जमा किया जाता है तो उस पर व्यक्ति को ब्याज मिलता है। इसके अलावा चालू खाता दोस्तों, ये जो करंट अकाउंट या चालू खाता होता है, यह व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए होता है। इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें एक सुविधा ये होती है बहुत बड़ी, कि इसमें बड़ी मात्रा में लेन देन की सुविधा होती है। बड़ी मात्रा में लेन देन बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट, अब ये क्या होता है दोस्तों, इसे हम नॉर्मली एफडी कहते हैं। इसमें क्या होता है, निश्चित समय के लिए पैसा बैंक में जमा किया जाता है, ठीक है, और उस पर एक जो नियत ब्याज है वो मिलता है। ब्याज थोड़ा नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है एफडी में। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सेविंग अकाउंट में हम जो पैसा रखते हैं तो उसके मुकाबले जब जब हम उस पैसे की एफडी करवा लेते हैं तो हमें थोड़ा ब्याज ज़्यादा मिलता है। ब्याज का जो परसेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में यानी कि एफडी में क्या होता है कि पैसे को निश्चित समय अवधि के लिए बैंक में रखना पड़ता है। इसके साथ ही रिकरिंग डिपॉजिट, अभी क्या होता है देखिए दोस्तों, इसमें नियमित अंतराल पर निश्चित राशि जमा की जाती है। मतलब दोस्तों जो नियमित अंतराल है, चाहे 3 महीने हो, 6 महीने हो, साल भर हो, तो जो नियमित अंतराल है तो समय समय पर मतलब पैसे जमा किए जाते हैं और फिर अंत में दोस्तों ब्याज सहित पूरी राशि वापस मिलती है। इसके साथ ही मासिक इनकम स्कीम, इसमें नियमित अंतराल पर जमा की गई राशि पर मासिक ब्याज प्राप्त होता है, जिससे नियमित मासिक आय होती है। इसके साथ ही विद्यार्थी बचत खाता, यह छात्रों के लिए होता है, जिससे वे बचत और वित्तीय गुणवत्ता की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों नौकरी बैंकिंग या सैलरी अकाउंट, यह वेतनभोगी लोगों के लिए होता है, जिसमें वेतन क्रेडिट और अन्य लाभ शामिल होते हैं। देखिए दोस्तों, सैलरी अकाउंट का फ़ायदा ये होता है कि जो नौकरी करने वाले जो लोग हैं दोस्तों, तो उनके अकाउंट में उनका जो वेतन है बहुत आसानी से क्रेडिट हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों ब्याज बैंकिंग, अब देखिए दोस्तों, ये जो ब्याज बैंकिंग है तो यह विशेष रूप से बड़ी धनराशि के लिए और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए होता है, जिससे धन को सुरक्षित रखने और वृद्धि करने में मदद मिलती है। तो सिंपल सा है, जो ब्याज बैंकिंग होता है वो जो विशेष रूप से जो बड़ी धनराशि होती है तो उसके लिए होता है। इसके अलावा दोस्तों जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, यह वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और बीमा धारक के परिवार को उनकी मृत्यु के बाद वित्तीय समर्थन सुनिश्चित करता है। यहाँ तक दोस्तों हमने खाता संबंधी शब्दावली को देखा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेन देन संबंधी शब्दावली की। ये भी काफ़ी इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। लेन देन संबंधी शब्दावली दोस्तों ये भी बैंक से ही संबंधित है, ठीक है। अब हमने पहले खाता संबंधी शब्दावली की बात की, अब हम बात कर रहे हैं लेन देन संबंधी शब्दावली की। तो दोस्तों यहाँ पर पहला है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि हस्तांतरित करने की विधि। ये दोस्तों एक विधि है जो कि इसके द्वारा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि का हस्तांतरण किया जाता है। ट्रांसफ़र, धन जो मतलब पैसा है, जो धनराशि है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा आरटीजीएस, अब ये क्या है दोस्तों, तो देखिए उच्च मूल्य के लेन देन के लिए वास्तविक समय अंतराल में धनराशि हस्तांतरण की सुविधा। अब देखिए दोस्तों आरटीजीएस ये भी एक विधि है फंड ट्रांसफ़र की, या एक सुविधा है दोस्तों। तो इसके द्वारा क्या होता है, उच्च मूल्य का लेन देन किया जाता है। इसके द्वारा दोस्तों उच्च मूल्य का लेन देन या एक जो बड़ी धनराशि होती है तो उसका हस्तांतरण किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आईएमपीएस ये क्या है, तो मतलब देखिए दोस्तों मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण की सेवा। ये क्या है, ये एक सर्विस है जो कि मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से तत्काल तुरंत पैसा हस्तांतरित किया जा सकता है इसके द्वारा। इसके अलावा इसके साथ ही दोस्तों चेक, ये भी बहुत सिंपल है। एक बैंकिंग दस्तावेज जिसके माध्यम से खाता धारक बैंक को निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। तो काफ़ी सिंपल है ये। इसके अलावा दोस्तों डेबिट कार्ड क्या है, तो ये भी काफ़ी सिंपल है। खाता धारक को अपने बैंक खाते से सीधे वित्तीय लेन देन के लिए अनुमति देने वाला कार्ड। अब देखिए दोस्तों जो डेबिट कार्ड होता है वो सीधे जो अकाउंट होता है उससे जुड़ा होता है और इसके माध्यम से सीधे अकाउंट से लेन देन किया जा सकता है।
इसके अलावा दोस्तों क्रेडिट कार्ड, यह खाता धारक को आपूर्तिकर्ता से सामान खरीदने के लिए ऋण प्रदान करता है जिसे बाद में भुगतान करना होता है। अब देखिए दोस्तों, जो डेबिट कार्ड होता है वो डायरेक्टली जो बैंक अकाउंट होता है उससे वो जुड़ा रहता है, ठीक है। तो अगर अगर मान लीजिए डेबिट कार्ड से कोई पैसा खर्च भी किया जा रहा है तो वो जो पैसा होगा वो डायरेक्ट अकाउंट से मतलब कट जाएगा, ठीक है, अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है दोस्तों, तो क्रेडिट कार्ड में एक तरह से ये आप लोन के रूप में आप इसे समझ सकते हो कि ये जो मतलब जो अकाउंट होल्डर होता है दोस्तों, तो उसे ये सामान वगैरह खरीदने के लिए एक ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है कि वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके इतना सामान या इतने रुपए तक का जो भी सामान उसे खरीदना है वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीद सकता है, लेकिन इसका भुगतान उसे बाद में करना होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों जो मतलब अकाउंट खोलने के बाद वैसे भी जो कार्ड मिलता है वो डेबिट कार्ड ही होता है। अकाउंट जब खुलता है तो उसके दिन 2-4 दिन बाद चाहे आपको वो कार्ड मिले, चाहे आपके घर पर वो कुरियर के रूप में आए, या बैंक वाले आजकल डायरेक्ट भी मतलब तुरंत भी डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। तो डेबिट कार्ड तो काफ़ी ईजी आप लोग यूज़ भी करते होंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो यूज़ भी करते होंगे इसका। इसके अलावा दोस्तों एनएफएस, ये क्या है दोस्तों, तो देखिए इंडिया में विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन की सुविधा प्रदान करने वाला नेटवर्क। तो आप यूँ कह सकते हो दोस्तों कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन की सुविधा प्रदान करता है भारत में, ठीक है, बहुत ईज़ी है। इसके अलावा इसके साथ ही दोस्तों एटीएम, स्वचालित मशीन जो नकदी निकासी, जमा और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, मतलब कैश निकालने की सेवा प्रदान की जाती है एटीएम के द्वारा। इसमें पैसे जमा भी किए जा सकते हैं और कुछ अन्य बैंकिंग सेवाएं भी एटीएम के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा दोस्तों मोबाइल बैंकिंग बहुत ईजी है, स्मार्टफोन के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा, स्मार्टफोन के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। तो स्मार्टफोन के माध्यम से जो भी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किया जाता है तो उसे मोबाइल बैंकिंग कहा जाता है। बहुत सिंपल है दोस्तों आज के टाइम पर आप देख सकते हैं कि हर एक बैंक अपना एक ऐप भी लॉन्च कर रहा है। तो आप देखेंगे जो भी मान लीजिए आपका XYZ जो भी मतलब आपका बैंक है दोस्तों, आपने अगर उसका ऐप डाउनलोड कर रखा है तो अब आप दोस्तों उस बैंक के ऐप के थ्रू अपना जो भी मतलब आपका जो भी मतलब खाता है, खाते में कितना आपके बैलेंस है, तो ये सारी चीज़ें आप काफ़ी आसानी से देख पाते हैं। तो यही दोस्तों मोबाइल बैंकिंग है कि स्मार्टफोन के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना। इसके अलावा दोस्तों इनवॉइसिंग, व्यापारिक लेनदेन में खुदरा और थोक उद्यमियों के बीच लेनदेन की जानकारी को स्पष्ट और संचालित रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। बहुत इजी दोस्तों इनवॉइसिंग, जो व्यापारिक लेनदेन होता है, ठीक है, तो ये उससे संबंधित है। मतलब दोस्तों जो भी लेन देन हुआ है तो उससे संबंधित जो भी जानकारी वगैरह है तो वो इनवॉइसिंग में होती है। तो यहाँ तक आपको बातें स्पष्ट हुई होंगी। इसके साथ ही दोस्तों ऋण संबंधी शब्दावली। अब देखिए गृह ऋण यानी कि होम लोन, मकान या अपार्टमेंट खरीदने के लिए लिया गया ऋण, मतलब मकान वगैरह खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए जो ऋण लिया जाता है तो उसे हम होम लोन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाहन खरीदने के लिए लिया गया ऋण दोस्तों, वाहन ऋण मतलब जो व्हीकल लोन होता है तो वो ये होता है दोस्तों वाहन खरीदने के लिए। इसके अलावा शिक्षा ऋण, उच्च शिक्षा के लिए लिया गया ऋण। इसके अलावा व्यापार ऋण, तो व्यापार शुरू करने या विस्तार के लिए लिया गया ऋण व्यापार ऋण होता है। बहुत इजी भाषा में यहाँ पर लिखा है, सारी बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। व्यक्तिगत ऋण पर्सनल लोन, इसका उपयोग व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की तो उसके लिए पर्सनल लोन व्यक्ति लेता है। तो पर्सनल लोन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कृषि ऋण, किसानों को कृषि क्षेत्र में उनकी आवश्यकताओं के लिए दिया गया ऋण। इसके साथ ही दोस्तों ऋण सुविधा, यह एक विशेष समयावधि में ऋण की उपलब्धता और शर्तों को संदर्भित करता है। इसके साथ ही दोस्तों कॉरपोरेट ऋण, इसका उपयोग बड़ी कंपनियों द्वारा उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब जो कॉरपोरेट ऋण होता है, जो कॉरपोरेट लोन होता है वो बड़ी कंपनियों के द्वारा लिया जाता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों स्वयं रोजगार ऋण, इसका उपयोग खुद का व्यापार शुरू करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्वास्थ्य ऋण, इसका उपयोग चिकित्सा सेवाओं के लिए किया जाता है जो चिकित्सा खर्च को आवृत करता है। तो दोस्तों यहाँ तक अभी हमने ऋण से संबंधित जो शब्दावली है उसको अभी यहाँ तक हमने उसको समझा, ऋण संबंधी शब्दावली को समझा। तो काफ़ी इजी था यहाँ तक दोस्तों। आई होप सारी बातें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंकिंग संचालन संबंधी शब्दावली की। इसमें दोस्तों पहला है KYC,
ग्राहक की पहचान और पते का सत्यापन करने की प्रक्रिया। ये क्या है दोस्तों? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक की पहचान की जाती है और जो ग्राहक का मतलब जो पता है उसको वेरीफाई किया जाता है। मतलब ग्राहक की पहचान और पते को वेरीफाई या सत्यापित करने की ये प्रक्रिया है, ठीक है। इसके अलावा CRS, ये क्या है? तो बैंक और ग्राहक के बीच संबंधों का सारांश है ये। इसके अलावा ATM मैंने अभी आपको समझाया ही था। स्वचालित मशीन जो नकदी निकासी, जमा और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस के माध्यम से किए गए बैंकिंग लेन देन। जो बैंकिंग लेन देन इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस से किए जा रहे हैं उसके माध्यम से, तो उसे डिजिटल बैंकिंग कहा जाता है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, इसे आपको समझना है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक सेवाओं का उपयोग करना, जैसे कि नॉर्मली मान लीजिए दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर गए, जो भी बैंक की मान लीजिए बैंक की जो भी ऑफिशियल जो भी मतलब वेबसाइट है, आप वहाँ पर गए और उसके द्वारा आपने कोई लेन देन वगैरह किया, तो ये हुआ इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग क्या है दोस्तों? तो मोबाइल बैंकिंग में मान लीजिए बैंक का जो भी ऐप है, जो भी एप्लीकेशन है, आपने उसे डाउनलोड कर ली, या कोई दूसरा जो भी एप्लीकेशन है आपने उसे डाउनलोड किया और उसके माध्यम से आप कोई लेन देन कर रहे हैं, या जो बैंकिंग सेवाएं हैं, तो अगर आप उसका लाभ मतलब उसके द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा आप मतलब बैंक सेवाओं का ऐसे लाभ उठा रहे हैं, तो इसे आप मोबाइल बैंकिंग कहेंगे। बहुत सिंपल है, स्मार्टफोन एप्लीकेशन के द्वारा बैंक सेवाओं का उपयोग करना, ठीक है। इसके साथ ही बैंक शुल्क, विभिन्न बैंक सेवाओं के लिए लागू किए जाने वाले शुल्क, ठीक है। जो बैंक कई सारे चार्जेस लेता है, तो ये वही है बैंक चार्जेस, वही मतलब है यहाँ पर। बैंक स्टेटमेंट भी आप जानते होंगे दोस्तों, खाते के लेन देन का विवरण और सारांश। जो भी मतलब अकाउंट में जो भी लेन देन वगैरह हुआ है, जिस तारीख को जो भी लेन देन हुआ है, तो वो सारी जानकारी और जो भी मतलब चीज़ें हैं वो स्टेटमेंट में लिखी होती हैं, ठीक है। तो खाते के लेन देन का विवरण और सारांश इसमें होता है। इसके साथ ही दोस्तों, पैसा भेजने की सेवा, रेमिटेंस सर्विस, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि हस्तांतरित करने की सेवा है। अब इसे समझिए दोस्तों कि रेमिटेंस क्या होता है। दोस्तों, किसी दूसरे देश में रहने वाले लोग या किसी दूसरे देश में काम करने वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, जब वो अपने देश में पैसा भेजते हैं तो उस पैसे को रेमिटेंस कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यही है कि रेमिटेंस सर्विस आप यही समझ सकते हैं कि इसके द्वारा पैसा एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित किया जाता है। ये एक रेमिटेंस सर्विस है जिसके द्वारा आसानी से पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। और रेमिटेंस मतलब मैंने आपको समझा दिया, जैसे कि बहुत सारे जो भारत के लोग हैं वो विदेशों में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो विदेशों में रह रहे हैं। अब जब वो अपने परिवार के लिए जब वो पैसा भेजते हैं भारत में, तो जो पैसा भारत को प्राप्त होता है उनसे, उसे रेमिटेंस कहा जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों सामान्य बातें थी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ही दोस्तों ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, अब ये क्या है दोस्तों? तो देखिए, स्वचालित रूप से लेन देन को सुलझाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ईजी है दोस्तों, यह स्वचालित रूप से ऑटोमेटेड तरीके से दोस्तों लेन देन को सुलझाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। दोस्तों, यहाँ तक हमने बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली को समझा। अब दोस्तों हम इसके महत्व को समझते हैं। इसका दोस्तों पहला महत्व है सरलता। यह वित्तीय व्यवसाय की भाषा को सरल और स्पष्ट बनाती है। मतलब कहने का यह है दोस्तों कि बैंकों में ये जो प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली है, इसके द्वारा जो वित्तीय व्यवसाय की भाषा है ये थोड़ी सरल बनती है और ये स्पष्ट होती है। इसके साथ ही दोस्तों सहायता, यह वित्तीय संबंधों के बारे में सुझाव देने और समझाने में सहायक होती है। इसके साथ ही ज्ञान, यह वित्तीय सेवाओं, लेन देन और अन्य वित्तीय क्रियाओं की समझ बढ़ाती है। मतलब यह दोस्तों की जो फाइनेंस से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वित्त संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, तो उनकी समझ को बढ़ाती है। इसके साथ ही संवाद, यह बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सही तरीके से संवाद करने में सहायक होती है। इसके साथ ही सामंजस्य, यह वित्तीय जगत में सामंजस्य और सुरक्षित संवाद को प्रोत्साहित करती है। इसके साथ ही शिक्षा, यह लोगों को वित्तीय विषयों में शिक्षित करती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि बैंकों में ये जो शब्दावली प्रयोग की जाती है, हमने इसके यहाँ पर इसके महत्व को समझा कि ये जो मतलब प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली है, इसके द्वारा जो वित्तीय लेन देन की जो भाषा है दोस्तों वो सरल बनती है, ये सहायक होती है। जो वित्त से संबंधित जो भी मतलब क्रियाएं हैं उसमें ये सहायक होती है। इसके साथ ही समझ को बढ़ाती है। इसके साथ ही जो अधिकारी हैं बैंक के और जो कर्मचारी हैं उनके बीच में जो संवाद है वो सही तरीके से हो, उसमें भी ये सहायता करती है। इसके साथ ही सामंजस्य,
ठीक है, सामंजस्य भी ये बढ़ाती है। इसके साथ ही दोस्तों शिक्षा, यह लोगों को वित्तीय विषय जो फाइनेंस से संबंधित जो भी मतलब विषय हैं तो उसमें लोगों को शिक्षित भी करती है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों यहाँ तक हमने यूनिट 2 के 2 टॉपिक्स को अभी कवर किया। पहला ये रहा सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग, दूसरा था बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। तो यहाँ पर हमने 2 टॉपिक्स को अभी तक कवर कर लिया है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कार्यालयों में प्रचलित हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली की। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बाजार, दर्शनीय स्थल और क्रिकेट मैच का अनुभव लेखन। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बैंक में बात की थी कि बैंक में जो प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली हैं, हमने वहाँ पर बैंक के संबंध में सारी बातें समझी थी। अब यहाँ पर हम दोस्तों कार्यालयों के संबंध में यहाँ पे सारी बातें समझेंगे। पहले दोस्तों यहाँ पर महत्व बताया गया है, तो महत्व को अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यह विभिन्न विभागों और टीमों के बीच सहयोग और समझौतों को बढ़ाती है। मतलब कहने का दोस्तों ये है कि जो प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली है, मतलब कई सारे जो प्रमुख शब्द हैं जिनका प्रयोग कार्यालयों में, ऑफिस वगैरह में किया जाता है, तो ये जो मतलब प्रमुख शब्द हैं दोस्तों, ये सहयोग को बढ़ावा देते हैं। जो विभाग हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो टीम होती है, उनके बीच में सहयोग को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये संवाद को भी बढ़ाते हैं। संवाद, यह सही तरीके से संवाद करने में सहायक होती हैं, जिससे उच्च स्तर के निर्णय लिए जा सकते हैं। मतलब दोस्तों ये जो पारिभाषिक शब्दावली होती हैं जो कार्यालयों में प्रयोग की जाती है, तो ये सही तरीके से संवाद करने में भी सहायक होती हैं। इसके साथ ही सुरक्षा, यह संगठन को व्यावसायिक लेन देन, समझौते और साझेदारियों के साथ संबंधित स्थितियों में सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है। इसके साथ ही दोस्तों संबंध, यह संगठन के भीतर सहयोग, जो भी मतलब संगठन है, कार्यालय है, जो भी डिपार्टमेंट है, विभाग है, तो उसके अंदर सहयोग, विश्वास, समर्थन की भावना को बढ़ाती है। इसके साथ ही विकास, यह संगठन के सही रूप से चलने और विकसित होने में सहायक होती हैं। मतलब कार्यालयों में प्रचलित ये जो पारिभाषिक शब्दावली हैं दोस्तों, तो ये कार्यालय के विकास में भी सहायक होती हैं। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ये कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली है दोस्तों, अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर। तो पहला है यहाँ पर प्रशासनिक शब्दावली। कार्यालय प्रमुख, ऑफिस हेड, किसी संगठन या विभाग के प्रमुख को कार्यालय प्रमुख कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो शब्द आपको इजी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उसे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ऑफिस हेड या कार्यालय प्रमुख, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो भी कोई भी ऑफिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, कोई भी संगठन है, तो उसका जो भी प्रमुख व्यक्ति होता है उसे ही हम कार्यालय प्रमुख या ऑफिस हेड कहते हैं। इसके साथ ही आदेश। अब आदेश का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है दोस्तों, यह एक आधिकारिक निर्देश या आज्ञा जो किसी कार्य को करने या ना करने के लिए दी जाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये आदेश क्या होता है? आदेश एक तरह का निर्देश होता है या एक आज्ञा होती है, ठीक है, ये आधिकारिक होता है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों परिपत्र, कार्यालय या संगठन के सभी सदस्यों को सूचना या निर्देश प्रसारित करने के लिए जारी एक आधिकारिक पत्र। अब परिपत्र क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, परिपत्र के द्वारा जो कार्यालय में जितने भी जो सदस्य हैं उन तक जो कोई भी XYZ कोई भी जानकारी है वो पहुंचाई जाती है। यह एक आधिकारिक पत्र होता है। इसके अलावा इसके साथ ही दोस्तों प्रतिवेदन, किसी कार्य, परियोजना या अध्ययन के परिणामों या निष्कर्षों का लिखित विवरण। देखिए दोस्तों, प्रतिवेदन में क्या होता है? प्रतिवेदन में किसी जो भी कोई घटना है, कोई कार्यक्रम हुआ है, तो उसका विवरण होता है प्रतिवेदन में। इसके अलावा दोस्तों संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किसी कार्य को करने या ना करने के संबंध में किया गया लिखित समझौता। इसके अलावा प्रबंधन, मैनेजमेंट, बहुत ईजी है, ये शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मैनेजमेंट करना, ठीक है। प्रबंधन, संगठन या विभाग को सही ढंग से चलाने और निर्देशन की जिम्मेदारी। इसके साथ ही दोस्तों अनुशासन, डिसिप्लिन, संगठन में नियमों और आदेशों का पालन करना और कार्यवाही करने की भावना। इसके साथ ही समर्थन, किसी कार्य या परियोजना को सहायता या समर्थन प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्रशासन से संबंधित इन शब्दों को देखा, ठीक है। यहाँ पर हम कार्यालय के संदर्भ में ही यहाँ पर सारी बातें समझ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों समर्थन है, तो समर्थन का मतलब आप लोगों को बिल्कुल मतलब बहुत आसान से पता ही है कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी कार्य या परियोजना को सहायता या समर्थन प्रदान करना। तो मतलब यहाँ पे कार्यालय को ध्यान में रखा जा रहा है,
ठीक है, कि कार्यालय के कॉन्टेक्स्ट में समर्थन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो समर्थन एक मतलब समर्थन का अर्थ ये है कि किसी कार्य या कोई परियोजना है तो उसको अपना समर्थन देना, उसमें सहायता करना, तो ये है इसका मतलब। ठीक है, मतलब वैसे वही है, लेकिन यहाँ पे हम सारी चीज़ें कार्यालय के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्रशासन से संबंधित शब्दावली को देखा। अभी दो यहाँ पर और हैं। एक है अनुभवी, जो किसी क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी और कौशल रखता है, ठीक है, उसे हम अनुभवी कहते हैं। समृद्धि और सफलता के लिए अन्यों के साथ मिलकर काम करना। सहयोग क्या है? मिलकर, जो अन्य लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करना। इसके साथ ही दोस्तों प्रशिक्षण संबंधी शब्दावली, अभी क्या है तो ट्रेनिंग से संबंधित, प्रशिक्षण से संबंधी शब्दावली है ये। तो देखिए, एक कार्य या कौशल को सीखने के लिए दी जाने वाली शिक्षा या सिखाने की प्रक्रिया। दोस्तों प्रशिक्षण क्या है? सिखाने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। या आप यूं भी कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है तो वो यूं भी कह सकता है कि प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज़ सिखा रहा है तो वो कह सकता है कि प्रशिक्षण एक सिखाने की प्रक्रिया है। इसके साथ ही शिक्षक, एक व्यक्ति जो किसी को कुछ सिखाने का कार्य करता है, ठीक है, और प्रशिक्षण प्रदान करता है, ठीक है, सिंपल है। शिक्षार्थी, वह व्यक्ति जो किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर नए ज्ञान और कौशल को सीख रहा है, मतलब जो व्यक्ति सीखने वाला है, प्रशिक्षण लेने वाला है, उसको हम शिक्षार्थी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है विकास, इसका अर्थ है यहाँ पर क्षमताओं और कौशलों में सुधार की प्रक्रिया। इसके साथ ही स्वीकृति, किसी संगठन या प्रणाली को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया। इसके अलावा विधिमान, छात्रों को सिखाने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण और स्वरूप। दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि छात्रों को जो भी मतलब प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है तो उसका स्वरूप, मतलब प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप का मतलब है कि कौन सी चीज़ प्रशिक्षण में ट्रेनिंग के दौरान छात्रों को पहले सिखाई जाएगी, कौन सी चीज़ बाद में सिखाई जाएगी, तो जो उसका स्वरूप है, जो डिज़ाइन है वो। इसके अलावा आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण प्रक्रिया को नई तकनीकों और विधियों के साथ अद्यतित करने की प्रक्रिया, मतलब जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उसे नई तकनीकों, मतलब उसमें नई तकनीकों का प्रयोग किया जाए, और जो अपडेटेड जो भी मतलब नई विधियां हैं तो उसका प्रयोग किया जाए। अद्यतित का मतलब होता है अपडेटेड। इसके अलावा दोस्तों अनुसंधान, रिसर्च, नए ज्ञान, विचार और तकनीकी उन्नति को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण और अध्ययन की प्रक्रिया। अब ये क्या है दोस्तों? इसे दोस्तों आप रिसर्च के रूप में समझ सकते हैं। रिसर्च, आप जानते हैं कि रिसर्च करने से कुछ नया पता चलता है ना, तो यहाँ पे यही है कि नया ज्ञान, विचार और तकनीकी उन्नति को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से रिसर्च, ठीक है, और अध्ययन की प्रक्रिया है ये। दोस्तों यहाँ तक हमने प्रशिक्षण संबंधी शब्दावली को देखा। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं तकनीकी शब्दावली की। पहला है बायोमेट्रिक्स, एक प्रौद्योगिकी जिसमें व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं जैसे कि उंगली की छाप, मुंह की छवि या नेत्री रेटिना का स्कैन किया जाता है ताकि उसे पहचाना जा सके। बहुत सिंपल है दोस्तों, बायोमेट्रिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, बायोमेट्रिक्स एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसमें व्यक्ति की पहचान की जाती है। इसमें दोस्तों जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हो गए, व्यक्ति की आँखों की जो रेटिना है दोस्तों उसका स्कैन किया जाता है और इस तरह व्यक्ति की पहचान की जाती है। इसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, ये भी बहुत सिंपल है। यह दोस्तों एक डिजिटल मुद्रा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, जैसे कि भारतीय रुपी है, ठीक है, जो मतलब इंडियन रुपी है, INR है, उसे कंट्रोल करने के लिए RBI है। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने के लिए कोई केंद्रीय संगठन नहीं है, ठीक है, कोई केंद्रीय संगठन नहीं है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के कई सारे उदाहरण हैं, जिसमें से एक उदाहरण है बिटकॉइन। इसके अलावा दोस्तों रोबोटिक्स, यह विज्ञान और तकनीक का वह क्षेत्र है जिसमें मशीनें या रोबोट्स तैयार किए जाते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, रोबोटिक्स क्या है? तो ये विज्ञान और तकनीक का वह क्षेत्र है जिसमें मशीनें या रोबोट्स तैयार किए जाते हैं जो मानव या अन्य मशीनों के काम करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीनों और कंप्यूटर प्रोग्रामों को ऐसे डिज़ाइन और संगठित किया जाता है कि वे मानवीय तरीके से सोच सकें, समझ सकें और कार्य कर सकें। दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आजकल मोबाइल जो कैमराज हैं तो वो भी AI टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है? तो इसका फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई फ़ोटो अंधेरे में खींच रहे हैं, कोई फ़ोटो आप सनलाइट में खींच रहे हैं, तो ये अपने आप ही मतलब सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों इसके कई सारे दूसरे उदाहरण भी हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर शब्द है ब्लॉकचेन,
एक सुरक्षित ट्रांजैक्शन कोडेड और निर्दिष्ट तरीके से क्रमबद्ध डेटा को स्टोर करने की तकनीक, जिसमें ब्लॉक कहलाने वाली संरचना में नए डेटा ब्लॉक्स को जोड़ा जाता है। देखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। और ये टेक्नोलॉजी क्या है, तो इसको समझिए दोस्तों। इसमें दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्लॉक्स के रूप में, मतलब ब्लॉक्स के रूप में होती है, स्टोर होती है। मान लीजिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में मान लीजिए कि कोई ट्रांजैक्शन हुई तो एक ब्लॉक बन गया इसका, ठीक है। मान लीजिए फिर कोई ट्रांजैक्शन हुई तो दूसरा ब्लॉक बन गया, ठीक है। मान लीजिए कि फिर उस जो भी मतलब क्रिप्टो करेंसी है तो जो उसके साथ कुछ मतलब हुआ, मतलब वो कहीं किसी को ट्रांसफ़र की गई, उसमें कुछ मतलब कोई चीज़ हुई, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्लॉक के रूप में स्टोर की जाती है। तो यहाँ पर ब्लॉक बन जाते हैं कई सारे। तो ये काफ़ी मतलब ये जो मतलब टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसके यूजेस के बारे में कई सारी रिसर्च और भी हो रही है। और इसका अन्य, क्योंकि देखिए दोस्तों, ब्लॉकचेन का ये जो मतलब ब्लॉकचेन ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका अभी प्रयोग क्रिप्टो करेंसी में अधिक हो रहा है, लेकिन कई दूसरी जगहों पर भी इसके प्रयोग की बात हो रही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है वायरल वीडियो। तो दोस्तों इसका मतलब है एक ऑनलाइन वीडियो जो तेज़ी से इंटरनेट पर फैलता है और लाखों या करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। बहुत सिंपल है दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको सारे ये जो शब्द हैं वो क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रशासनिक संचार संबंधी शब्दावली की। अब प्रशासनिक संचार संबंधी शब्दावली है यहाँ पर कुछ, तो इसको एक एक करके समझते हैं। तो पहला है संचार। संचार का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन। जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की प्रक्रिया को संचार कहा जाता है। तो यहाँ पर यही संचार का मतलब यही बताया जा रहा है प्रशासन के संदर्भ में, कि जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया है वो संचार कहलाती है। दोस्तों कम्युनिकेशन को आप बातचीत के रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है। एक जगह से कोई इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह जा रही है, तो यही मतलब ये जो प्रक्रिया है यही संचार है। इसके अलावा तकनीकी संचार। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में जानकारी को स्पष्ट रूप से समझाने और साझा करने की प्रक्रिया को तकनीकी संचार कहा जाता है, ठीक है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में जो संचार हो रहा है दोस्तों, ठीक है, जो जानकारी को स्पष्ट रूप से समझाने और साझा करने की जो प्रक्रिया है वो तकनीकी संचार है। इसके अलावा विकास कार्यक्रम। कर्मचारियों को नए कौशल और नौकरी से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो कर्मचारी हैं उन्हें नई बातें, नए कौशल या जो नौकरी से संबंधित कोई नई जानकारी है तो वो प्रदान करने के लिए विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा टीम बिल्डिंग। कर्मचारियों के बीच समर्थन और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए टीम बिल्डिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण सत्र। नौकरी से संबंधित नए या अद्यतित मतलब होता है अपडेटेड ज्ञान को स्थायी करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है दोस्तों कि ये जो प्रशिक्षण सत्र होते हैं वो किस लिए आयोजित किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई नौकरी से संबंधित कोई नई जानकारी है, कोई अपडेटेड कोई बात है, तो वो बताने के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए ये सत्र मतलब ये सेशन आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेमिनार। एक विशिष्ट विषय पर विशेषज्ञों को बुलाकर उनके मार्गदर्शन में एक सेमिनार आयोजित किया जाता है, ठीक है। एक विशिष्ट विषय मतलब कोई स्पेशल कोई एक विषय होता है, तो उस पर विशेषज्ञों को बुलाकर उस विषय से संबंधित बातचीत होती है। इसके अलावा संवाद। कर्मचारियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए नियोजित कार्यक्रम, ठीक है। कर्मचारियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, तो वो संवाद कहलाता है। यहाँ पर यही संवाद का मतलब, कई बार संवाद आयोजित किए जाते हैं, कर्मचारियों के बीच बातचीत होती है, ठीक है। इसके अलावा स्थिति निर्धारण। कर्मचारियों के प्रदर्शन और योगदान का मूल्यांकन करने के लिए स्थिति निर्धारण कार्यक्रम, ठीक है। इसके अलावा सृजनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। सोचने के नए तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए सृजनात्मक सोच कार्यक्रम। सृजनात्मक सोच कार्यक्रम क्या होते हैं दोस्तों? तो सोचने के नए तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा समस्या समाधान। कर्मचारियों को समस्याओं के सही और समृद्धिकारी तरीके से समाधान करने के लिए तैयार करने के लिए समस्या समाधान सत्र। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी शब्दावली की। अभी दोस्तों जितने भी इन टॉपिक्स को हम अभी कवर कर रहे हैं ये सारे के सारे कार्यालय संबंधी जो शब्दावली का टॉपिक है उसी में हम इनको पढ़ रहे हैं। पहला है यहाँ पर आयोजन।
एक विशेष उद्देश्य के लिए किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम को आयोजन कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सिंपल है, लेकिन दोस्तों कई सारे शब्द हैं जो कि आपको लगेगा कि मिलते जुलते हैं काफ़ी, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आयोजन क्या है, तो एक विशेष उद्देश्य के लिए किए जाने वाले किसी कार्यक्रम को आयोजन कहा जाता है। समारोह क्या है, विशेष अवसरों की खुशी में या महत्वपूर्ण घटनाओं को उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम। इसके अलावा महोत्सव आत्मीय तिथियों, पर्वों या स्वतंत्रता दिवस उत्सवों को धूमधाम से मनाने का सार्वजनिक कार्यक्रम। इसके अलावा संगोष्ठी यानी कि कॉन्फ्रेंस, विशेष विषयों पर विचार विमर्श के लिए विशेषज्ञों और रुचि रखने वालों को एकत्र करने के लिए आयोजित सम्मेलन। कार्यशाला क्या है, किसी विषय पर आधिकारिक ज्ञान प्राप्त करने और कौशल में सुधार करने के लिए साक्षरता कार्यक्रम। मतलब दोस्तों ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जो आधिकारिक ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए, जो कौशल है, स्किल्स है, उसमें सुधार करने के लिए ये साक्षरता कार्यक्रम के रूप में होते हैं। ठीक है, कौन, कार्यशाला। इसके अलावा दोस्तों प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, नए उत्पादों, कला, विज्ञान या औद्योगिक उपादानों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित समारोह। दोस्तों प्रदर्शनी ऐसे समारोह होते हैं जिसमें नए उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है उद्घाटन समारोह, किसी नए या महत्वपूर्ण विषय के लिए आयोजित और उद्घाटन किए जाने वाले कार्यक्रम को संदर्भित करने के लिए उपयुक्त शब्द। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कोई उद्घाटन से संबंधित कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग, उद्घाटन समारोह शब्द का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। इसके अलावा एक शब्द है यहाँ पर चर्चा या डिस्कशन। अब इसका क्या अर्थ है, तो देखिए एक विषय पर विचार विमर्श के लिए व्यक्तियों को मिलाकर आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम। सिंपल सी बात है दोस्तों, चर्चा में क्या होता है, डिस्कशन में क्या होता है, किसी विषय के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। कई सारे व्यक्ति दोस्तों मिलकर किसी विषय के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं मीडिया संबंधी शब्दावली की। अब बहुत ईजी है दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैं डीपली नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में सारी बातें लिखी हुई हैं। पहला यहाँ पर शब्द समाचार। तो समाचार क्या है, तो नवीनतम घटनाओं और जानकारी का स्रोत है। इसके अलावा दोस्तों टीवी चैनल, विभिन्न विषयों पर चर्चा, समाचार और मनोरंजन प्रदान करने वाले चैनल। ठीक है, टीवी चैनल को आप यूँ समझ सकते हैं कि अलग अलग विषयों पर चर्चा प्रदान करते हैं, समाचार देते हैं, मनोरंजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा पत्रकारिता, सत्य, न्याय और सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए समाचार प्रदान करने की कला और विज्ञान। अब यहाँ पर एक शब्द है ऑनलाइन मीडिया दोस्तों। तो ऑनलाइन मीडिया का संबंध किस चीज़ से है, तो देखिए इंटरनेट पर उपलब्ध समाचार, लेख और वीडियो का समृद्धिकरण। तो ये इंटरनेट से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों सोशल मीडिया, इंटरनेट पर लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और कुछ दूसरे भी प्लेटफॉर्म हैं जो कि इंटरनेट पर लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ाते हैं। तो ये सोशल मीडिया से संबंधित है। इसके अलावा प्रचार प्रसार, एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है, तो देखिए उत्पाद यानी कि कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस या कोई आइडिया या कोई विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन करना। मतलब दोस्तों यही है कि कोई उत्पाद, सेवा या कोई विचार है तो उसको जनता तक पहुंचाने के लिए जो विज्ञापन किया जाता है तो इसको ही एडवर्टाइजिंग या प्रचार प्रसार कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग, वीडियो या ऑडियो को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने की प्रक्रिया, जैसे टीवी और रेडियो। देखिए वीडियो या ऑडियो को दोस्तों जब सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जाता है तो इसी को ब्रॉडकास्टिंग या प्रसारण कहा जाता है। दोस्तों यहाँ तक हमने मीडिया संबंधित शब्दावली को देखा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानव संसाधन संबंधी शब्दावली की। मानव संसाधन संबंधी शब्दावली से संगठन के कर्मचारियों के बीच संवाद को सुनिश्चित करने का कार्य होता है। इसमें कर्मचारी नियुक्ति, प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन, वेतन और प्रदर्शन मूल्यांकन जैसे शब्द शामिल होते हैं जो संगठन के मानव संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला शब्द है नौकरी विवरण। अब देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों, नौकरी विवरण एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें दोस्तों कर्मचारी की क्या जिम्मेदारियां हैं, कर्मचारी की क्या योग्यता होनी चाहिए, जो कर्मचारी है उसका कार्य क्षेत्र क्या है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी रहती हैं। ठीक है, तो नौकरी विवरण आपको समझ में आ गया। इसके अलावा भर्ती क्या है दोस्तों, तो भर्ती संगठन में नए कर्मचारियों को शामिल करने की प्रक्रिया है। इसके अलावा दोस्तों कर्मचारी भुगतान,
यह सभी नौकरियों के लिए निर्धारित वित्तीय मुआवजे और लाभों को संदर्भित करता है जो एक कर्मचारी को मिलते हैं। मतलब जो वेतन है कर्मचारी का, जो भी मतलब वित्तीय मुआवजा, जो भी लाभ कर्मचारी को मिलते हैं, तो ये उससे संबंधित है कर्मचारी भुगतान। इसके अलावा समर्पितता, डेडिकेशन, किसी कर्मचारी की कार्य क्षमता और संगठन में समर्पित होने की मात्रा। मतलब कोई कर्मचारी कितनी लगन से, कितना समर्पित होकर काम कर रहा है, ठीक है, तो ये उससे संबंधित है ये शब्द। इसके अलावा अनुशासन, यह संगठन में नियमों के शिक्षण और नियमानुसार आचरण को लागू करने की क्षमता। देखिए दोस्तों, सिंपल है, अनुशासन नियम से संबंधित है कि जो भी संगठन है, जो भी कार्यालय है, तो वो कितना मतलब नियम, वहाँ पर नियमों का कितना पालन हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके अलावा इसके साथ ही दोस्तों प्रोफेशनल विकास, कर्मचारी के व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और योजनाएं। मतलब दोस्तों कर्मचारी के व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए जो भी मतलब सुविधाएं और योजनाएं लाई जाती हैं संगठन के द्वारा, तो ये उससे संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है उत्कृष्टता, किसी कार्य में उत्कृष्टता की प्राप्ति और बनाए रखने की प्रवृत्ति। मतलब यही है कि कार्य को बहुत अच्छी तरीके से किया जाए। इसके अलावा एक शब्द है यहाँ पे समृद्धि, संगठन और कर्मचारियों की सफलता, उनकी सफलता और संगठन के विकास के साथ जुड़ी होती है। देखिए यहाँ पर जो शब्द हैं दोस्तों, यहाँ पर ये कार्यालय के कॉन्टेक्स्ट में इनकी मीनिंग बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये सामान्य शब्द हैं, इनके बारे में आपको पहले भी कई सारी बातें पता हैं, बस यहाँ पे सामान्य रूप में बताया जा रहा है कि जो कार्यालयों में जो प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको सामान्य जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ पे ये जो प्रमुख शब्द हैं उसको यहाँ पर आपको बस समझना था। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको यहाँ पे कई सारे शब्दावली के बारे में बताया, और अभी हम यहाँ पे मानव संसाधन संबंधी शब्दावली को देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक है समर्पण, किसी कार्यक्षेत्र या संगठन के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता। मतलब यही है कि समर्पण का मतलब यहाँ पर यही है कि किसी कार्य के प्रति कितनी निष्ठा है किसी व्यक्ति की या संगठन के प्रति, जो कर्मचारी हैं वो कितना निष्ठा से काम कर रहे हैं, कितना मतलब वो प्रतिबद्ध हैं अपने काम को लेकर, या जो संगठन है वो कितना प्रतिबद्ध है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। इसके अलावा प्रेरणा, मोटिवेशन, उत्साह, इच्छा शक्ति और उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए एक कर्मचारी को प्रेरित करने की क्षमता। दोस्तों मोटिवेशन को आप यहाँ पर उत्साह और इच्छा शक्ति के रूप में समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मोटिवेशन से यही होता है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी कर्मचारी है, वो अपने काम को लगातार जारी रखता है, और मोटिवेशन अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो अपने काम में दोस्तों उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वित्तीय शब्दावली की। अब यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं वित्तीय शब्दावली को। यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसकी। अब पहला है यहाँ पर बजट। बजट संगठन या व्यक्ति की आर्थिक योजना होती है जो निर्दिष्ट समय अवधि के लिए आय और व्यय को निर्धारित करती है ताकि सही रूप से वित्तीय प्रबंधन किया जा सके। दोस्तों बहुत सिंपल है, बजट क्या है? बजट एक आर्थिक योजना होती है जिसमें लिखा होता है कि कितनी इनकम आ रही है, कितना खर्च किया जाएगा। एक निश्चित समय अवधि के लिए ये बनाया जाता है। जैसे कि सरकार का अपना एक बजट होता है, एक साल के लिए सरकार अपना बजट बना लेती है कि हमें इस साल में जो भी मतलब हमारा ईयर है, इस साल में हमारी इतनी इनकम होगी और हम यहाँ पर इस योजना के लिए खर्च करेंगे। तो बजट दोस्तों संगठन के द्वारा भी बनाया जाता है, यानी कि जो कार्यालय हैं, जो संगठन है, वो अपने लिए बजट तैयार करते हैं। साथ में जो व्यक्ति है तो वो भी अपना बजट बना सकता है ना। तो चाहे संगठन कह लो चाहे व्यक्ति कह लो, तो ये एक आर्थिक योजना होती है। बजट क्या होता है? बजट एक आर्थिक योजना होती है। इसके अलावा एक शब्द है यहाँ पर लेखा जोखा। लेखा जोखा एक संगठन या व्यक्ति के सभी वित्तीय लेन देन को संरचित रूप से रखने और दर्ज करने की प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों। क्या है ये? सभी जो भी संगठन है, जो भी व्यक्ति है, उसके सभी वित्तीय लेन देन, जितना भी लेन देन हुआ है, तो उसको संरचित रूप से रखने और दर्ज करने की प्रक्रिया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष एक साल की अवधि है जिसका उद्देश्य वित्तीय रिकॉर्ड्स को एक साथ रखना और आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन करना होता है। सिंपल सी बात है। देखिए वित्तीय वर्ष क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर दोस्तों एक साल की अवधि होती है। अब उस एक साल की अवधि में जो भी मतलब वित्तीय लेन देन हुआ है, फाइनेंस से संबंधित या वित्त से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी गतिविधि हुई है, तो वो सारी चीज़ें मतलब रिकॉर्ड्स की जाती हैं। ठीक है, और आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन भी इसमें शामिल है। तो वित्तीय वर्ष दोस्तों सिंपल सा है, जो वित्तीय वर्ष है वो एक साल की अवधि होती है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है ऑडिट। ऑडिट एक निष्पक्ष जांच है जो संगठन के वित्तीय रिकॉर्ड्स की सत्यता और सहीपन की जांच करने के लिए की जाती है। बहुत सिंपल है दोस्तों, ऑडिट एक निष्पक्ष जांच है दोस्तों।
इसमें दोस्तों जो भी संगठन है तो उसके वित्तीय रिकॉर्ड्स की जांच की जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है ऋण या लोन। ऋण एक धनराशि है जो किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा उधार ली जाती है, जिसे समय के साथ वापस करना होता है, आमतौर पर ब्याज के साथ। बहुत सिंपल है दोस्तों, ऋण क्या है? ऋण एक धनराशि है दोस्तों जो किसी संगठन या व्यक्ति के द्वारा उधार ली जाती है, ठीक है, और फिर उस धनराशि को वापस भी किया जाता है, लेकिन आमतौर पर ब्याज के साथ। मतलब ऋण में ब्याज भी देना पड़ता है। इसके साथ ही निवेश। निवेश क्या है? तो निवेश धन को विभिन्न स्रोतों में लगाने की प्रक्रिया है ताकि आय बढ़ सके और धन की वृद्धि हो सके, जैसे कि शेयर बाजार, आभूषण या अन्य निवेश विकल्प। इन्वेस्टमेंट या निवेश क्या है दोस्तों? तो नॉर्मली लोग धन बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई बार लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, कई बार लोग आभूषण खरीदते हैं, ठीक है, या कई दूसरी चीज़ों में पैसा मतलब लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। तो यही है निवेश। तो निवेश क्या है दोस्तों? निवेश धन को विभिन्न स्रोतों में लगाने की प्रक्रिया है ताकि आय बढ़ सके और धन की वृद्धि हो सके। तो बहुत सिंपल है। इसके अलावा दोस्तों रिजर्व। रिजर्व क्या है? तो रिजर्व वह धनराशि है जो संगठन द्वारा बचाई जाती है और जिसका उपयोग भविष्य में धन की कमी का सामना करने के लिए हो सकता है। इसके अलावा शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ वह राशि है जो संगठन या व्यक्ति को मिलता है जब उसकी कुल आय से उसके कुल व्यय को घटाकर शेष बचती है। इसमें सभी आय और व्यय का समाहित योगदान होता है। मतलब जितनी इनकम हुई है, जितना खर्च हुआ है, तो जब हम जितनी इनकम हुई है, टोटल इनकम में से टोटल खर्च जब हम घटाते हैं, तब जो भी चीज़ निकल कर आएगी वो आएगी शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। दोस्तों यहाँ तक हमने इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं बाजार, दर्शनीय स्थल, क्रिकेट मैच का अनुभव लेखन। देखिए अभी हमने बात की कार्यालयों में प्रचलित हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली की, इसे अभी हमने अच्छे से समझा, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुभव लेखन की। अनुभव लेखन। अनुभव हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अनुभव लेखन हमें अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने का एक माध्यम प्रदान करता है। बहुत यहाँ पर दोस्तों सामान्य बातें हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, जो अनुभव लेखन होता है दोस्तों, अनुभव लेखन के द्वारा एक व्यक्ति अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम हुआ था, अब उस कार्यक्रम में कोई व्यक्ति गया, ठीक है, अब XYZ जो भी व्यक्ति गया, अब उसका क्या अनुभव रहा उस कार्यक्रम में, तो वो अनुभव लेखन के माध्यम से जो भी उसका अनुभव रहा, तो वो अनुभव लेखन के माध्यम से इसको शेयर कर सकता है। अपने विचारों, अपनी भावनाओं को साझा कर सकता है वो अनुभव लेखन के माध्यम से। इसके साथ ही दोस्तों, अच्छे अनुभव लेखन के लिए हमें अपने अनुभवों को सही तरीके से दर्ज करने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी भावनाओं को भाषा में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए कि हमारे जो भी विचार हैं, हमारी जो भी भावना है, तो हम उसको भाषा में सही तरीके से व्यक्त कर पाएँ ताकि पाठक हमारी भावनाओं को समझ सकें। अभी दोस्तों यहाँ पर हम अनुभव लेखन से संबंधित जो भी सामान्य बातें हैं, अभी हम इसको समझ रहे हैं। हमें अपनी भावनाओं को सहज भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब हमारे जो भी विचार हैं दोस्तों, हमें उसे सहज भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि जो पाठक हैं वो हमारे अनुभव की गहराई को समझ सकें। हमें अपने अनुभवों का विस्तार पूर्वक और सुव्यवस्थित रूप से वर्णन करना चाहिए। हमारी भाषा में रुचिकरता और अभिव्यक्तिकता होनी चाहिए। हमें पाठकों के साथ अपना अनुभव साझा करने का उत्साह बनाए रखना चाहिए। अनुभव लेखन हमें अपनी भाषा में सही ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करने का एक आदर्श माध्यम प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, अनुभव लेखन क्या है? सामान्य रूप से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अनुभव लेखन को हमें सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। ये सारी बातें आपको सामान्य रूप से यहाँ पर समझ में आई होगी। तो ये जो हमने अभी पॉइंट्स पढ़े, इसके द्वारा दोस्तों आपको अनुभव लेखन हल्का हल्का समझ में आ गया कि अनुभव लेखन क्या होता है। दोस्तों आपके सिलेबस में आपको अनुभव लेखन के कुछ उदाहरण पढ़ने हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है, हिंदी में बाजार दौरे का अनुभव लेखन। अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा अनुभव लेखन लिखा गया है, बाजार दौरे का ये अनुभव लेखन है। अब मैं आपको ये सारी बातें जो भी यहाँ पर लिखा है, इसे रीड करके आपको समझाता हूँ, तो आपको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि अनुभव लेखन क्या होता है। तो देखिए, बाजार का अनुभव अनेक प्रकार के मामलों में हमें सिखाता है। यह एक अनुभव है जो हर व्यक्ति को अलग अलग ढंग से प्राप्त होता है। मेरा बाजार का अनुभव भी कुछ है,
पन्ना मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो हीरों वीरों और मंदिरों की नगरी के रूप में अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राचीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। पिछले माह मैंने पन्ना के चौक बाजार, जो इस शहर की विविधता और जीवंतता का प्रतिबिंब है, में घूमने और खरीदारी का अनुभव प्राप्त किया। पन्ना के चौक बाजार में पहुंचते ही मुझे वहां की रोटी सब्जी की महक और गलियों में गूंजती हुई बाजार की हलचल से अच्छा अनुभव हुआ। मैंने वहां से अपनी रसोई के लिए आवश्यक सामान की खरीदारी की। चावल, दाल, मसाले और तेल के डिब्बे और अन्य सामान की खरीदारी ने मुझे यादगार अनुभव प्रदान किया। बाजार में एक मोबाइल दुकान पर गया और मेरे मोबाइल का स्क्रीन गार्ड बदलवाने के लिए वहां के मोबाइल टेक्नीशियन ने मेरी मदद की। मेरे एक दोस्त ने मुझे बाज़ार के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में खाने के लिए आमंत्रित किया। हम वहां बैठे और विभिन्न व्यंजनों का आनंद लिया। थोड़ी देर पहले हुई हल्की बारिश के कारण वहां की हवा में घुली मिट्टी की खुशबू और स्थानीय व्यंजनों की खुशबू ने हमारे मन को आनंदित कर दिया। बाजार की एक और विशेषता थी बृजवासी की मशहूर लस्सी। हमने बृजवासी से लस्सी का एक कुल्हड़ खरीद कर उसका स्वाद लिया। लस्सी गर्मियों में ठंडक प्रदान करती है और उसका स्वाद भी लाजवाब होता है। इसके अलावा बाजार में अन्य कई दुकानें थीं जहां वस्त्र, गहने, चप्पल और अन्य सामान खरीदे जा सकते थे। बाजार में भारतीय और पश्चिमी यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है, तो दोनों संस्कृतियों का अद्भुत मिश्रण था। समय बिताने के बाद मैंने पन्ना के चौक बाजार से एक अद्वितीय अनुभव हासिल किया। इस अनुभव ने मेरे मन को शांति और संतोष से भर दिया और मुझे पन्ना की संगीत में और जीवंत रोचकता का परिचय करवाया। यहाँ की खासियतें और स्थानीय व्यंजनों की खुशबू ने मेरे अनुभव को यादगार बना दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बाजार दौरे का अनुभव लेखन बताया गया है। तो आई होप यहाँ तक आपको कई बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है पन्ना। तो यहाँ पर पन्ना के चौक बाजार का उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति है, तो वो पन्ना के चौक बाजार में घूमने के लिए गया। तो वहाँ पर उसने जो भी अनुभव किया, जो भी चीज़ें खरीदी, तो वो सारी चीज़ें उसने अपने अनुभव लेखन में यहाँ पर लिखी हैं। पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले पन्ना के बारे में कुछ बातें अनुभव लेखन में उस व्यक्ति ने बताई हैं। जैसे कि पन्ना मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो हीरों वीरों और मंदिरों की नगरी के रूप में अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राचीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मतलब पहले उसने अपने शहर के बारे में थोड़ी सी बातें बताई, ठीक है, जहाँ पर वो घूमने गया था उसके बारे में उसने थोड़ी सी बातें बताई। वहाँ पर बताया फिर उसने कि जो पन्ना का चौक बाज़ार है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो भी व्यक्ति है, तो वहाँ पर गया और उसका जो भी अनुभव रहा उसने वो सारी बातें बताई हैं कि उसने क्या-क्या चीज़ें मतलब खरीदी, क्या चीज़ें उसे मतलब ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब जो जैसा भी मतलब उसका अनुभव रहा, तो उसने सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर की हैं। तो यही है अनुभव लेखन। तो इससे आपको दोस्तों थोड़ी मदद मिली होगी अनुभव लेखन को और अच्छे से समझने में। बाकी आपको सिलेबस में उदाहरण भी समझना है, ठीक है। आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से कहा गया है। सिलेबस में दोस्तों आप देख सकते हैं बाज़ार, दर्शनीय स्थल, क्रिकेट मैच का अनुभव लेखन। तो बाज़ार का अनुभव लेखन हमने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दर्शनीय स्थल और क्रिकेट मैच के अनुभव लेखन की। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा समझाने के लिए मतलब ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, बहुत आसानी से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे अच्छे से रीड करके आपको बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर है, इसके साथ ही दोस्तों अगर आप चाहें तो बाज़ार, दर्शनीय स्थल, क्रिकेट मैच से संबंधित जो आपको अनुभव लेखन पढ़ना है, इसे दोस्तों आप DOSOL की रीडिंग से भी एक बार पढ़ सकते हैं। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ सकें। अगर आप खुद पढ़ लेंगे ना थोड़ा सा, तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हालांकि दोस्तों जो भी बातें मुझे समझानी है, जो भी बातें मुझे बतानी है, वो इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में सारी बातें बताऊँगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार DOSOL की रीडिंग डाउनलोड कर लें और उससे भी थोड़ा बहुत इसे पढ़ने का प्रयास करें। अगर आप खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको सारी बातें जो मुझे समझाना है, सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। दर्शनीय स्थल भ्रमण का अनुभव लेखन। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित मझगांव से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खजुराहो एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि का केंद्र है। पिछले रविवार मैंने खजुराहो की यात्रा की जो मेरे लिए एक अत्यंत सुखद अनुभव साबित हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने या मेरे, ये जो शब्द है दोस्तों मैंने या मेरे, ये जो व्यक्ति अनुभव लेखन लिख रहा है,
ठीक है, तो वो यहाँ पर उसके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। खजुराहो पहुंचकर पहला दृश्य ही मनोहारी था। खजुराहो के मंदिरों का शानदार अभिनव आकार और विशालता स्थित मनोहार कर रहे थे। स्थल के ऐतिहासिक मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों के रूप में विख्यात हैं। इन मंदिरों की शिल्पकला और सौंदर्य और विस्तार से बनाए गए अद्भुत विमानों ने मुझे आश्चर्यचकित किया। सबसे पहले मैंने खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर की यात्रा की। यह मंदिर खजुराहो के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर की शिल्पकला में विरासती, स्थानीय और विदेशी शैलियों का अद्वितीय संगम दिखाई देता है। मंदिर के प्रमुख गोपुर और मुख्य मंदिर ने मेरे मन को शांति और ध्यान में कर दिया। इसके बाद मैंने खजुराहो के अन्य प्रमुख मंदिरों की यात्रा की, जैसे कंदारिया महादेव मंदिर और चित्रकूट मंदिर। हर मंदिर का अपना महत्व है और विशेषता है जो इन्हें और अधिक आकर्षक बनाती है। यहाँ पर मंदिरों के अलावा भी कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि खजुराहो की चित्रकारीकृत झील, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और रानी दुर्गावती स्मारक। ये स्थल इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और अधिक विस्तार से दर्शाते हैं। दोपहर को मैंने होटल ललित में अपना भोजन किया। वहाँ की शानदार आंतरिक सजावट, स्वादिष्ट खाना और उत्कृष्ट सेवा ने मेरे दिन को और भी यादगार बना दिया। मैंने वहाँ प्याज कचौरी, लाल मिर्च के पकौड़े, दाल खिचड़ी और मिठाई का आनंद लिया। खजुराहो की यात्रा ने मुझे न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के साथ परिचित किया, बल्कि मुझे विश्व स्तरीय भोजन और आराम का भी अवसर प्रदान किया। इस यात्रा ने मेरे मन को शांति और संतोष से भर दिया और मैंने इसे एक अद्वितीय और यादगार अनुभव के रूप में संज्ञान में लिया। अब देखिए दोस्तों, ये जो अनुभव लेखन है वो दर्शनीय स्थल से संबंधित है, कि मान लीजिए कि कोई दर्शनीय स्थल है, वहाँ पर कोई व्यक्ति घूमने गया है, तो अब उसका जो भी अनुभव होगा तो वो अनुभव लेखन में कुछ ऐसे लिखेगा। तो यहाँ पर ये दर्शनीय स्थल से संबंधित अनुभव लेखन था। अब दोस्तों कई सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि इसे कितना पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि सिलेबस में आपके दिया गया है, आपसे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको बाजार, दर्शनीय स्थल और क्रिकेट का अनुभव लेखन आपको पढ़ना है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप इन्हें अच्छे से समझ लें। ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरह इसे रटें। रटना दोस्तों ठीक नहीं रहेगा। आप इसे समझ लें, अच्छे से समझ लें, इतना काफ़ी रहेगा। क्योंकि दोस्तों एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक हमें ये ना पता चले कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्योंकि अभी दोस्तों सेमेस्टर 4 में, या अगर हो सकता है 3 वाले बच्चों के पास भी ये अवेलेबल हो, तो 3 और 4 में ये जो मतलब सब्जेक्ट अभी जो ये प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो एक न्यू सब्जेक्ट के तौर पर अभी दिया जा रहा है AEC में, ठीक है। लेकिन अभी एग्जैक्ट मैं कह नहीं सकता कि अनुभव लेखन पर कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आपसे यही कहूँगा कि अनुभव लेखन क्या होता है ये आप अच्छे से समझ लें, और जो उदाहरण आपको पढ़ने के लिए कहा गया है इन्हें भी आप अच्छे से समझ लें। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुभव लेखन में पहले जगह के बारे में थोड़ी बातें बताई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर खजुराहो के बारे में थोड़ी बातें बताई गई हैं। खजुराहो कहाँ पर स्थित है ये बताया गया है। खजुराहो किस लिए फेमस है, किस लिए मतलब यहाँ मतलब लोग जाते हैं घूमने, ठीक है, भ्रमण करने किस लिए लोग जाते हैं, इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर ये बातें थोड़ी बहुत बताई गई हैं, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आप दोस्तों यही कहूँगा कि सामान्य रूप से इन्हें समझ लें। इतना तो कन्फर्म है कि आपको अनुभव लेखन अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी जितने उदाहरण हैं उनको भी आप सामान्य रूप से अच्छे से समझ लें। आप हल्का प्रयास करें कि आपको ये जितनी बातें हल्की हल्की याद भी हो जाएं। ऐसा नहीं कि आपको हर एक लाइन रटनी है, रटना नहीं है आपको, लेकिन हाँ समझना है आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पर सामान्य बातें थी दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। खजुराहो की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर मतलब जो भी अनुभव लेखन है उसमें यही बताया जा रहा है कि खजुराहो है वहाँ पहुँचकर पहला दृश्य ही मनोहारी था। यहाँ के मंदिरों, यहाँ की जो वास्तुकला है उसके बारे में यहाँ पर बातें की गई हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी अनुभव रहा है व्यक्ति का, तो वो यहाँ पर लिखा गया है। तो आई होप यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों यहाँ पर मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत सामान्य बातें हैं। अगर आप मतलब इसे सामान्य एक बार भी अगर आप इसे पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा।
इसके साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे आपको समझना है क्रिकेट मैच देखने का अनुभव लेखन। अब ये भी एक उदाहरण के तौर पर आपको इसे भी पढ़ना है, तो इसे भी देख लेते हैं दोस्तों। ईजी है, काफ़ी ईजी है। कुछ माह पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट के महाकुंभ वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आए तो प्रत्येक क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें तेज हो गई। इस महत्वपूर्ण मैच का उत्साह सिर्फ स्टेडियम में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महसूस किया जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी को संभाला, लेकिन जल्द ही शुभमन गिल और रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के विकेट गिर गए, जिससे भारत ने शुरुआती झटके खाए। देखिए दोस्तों, बहुत सामान्य बातें हैं यहाँ पर क्रिकेट मैच देखने का अनुभव लेखन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है तो देखिए 2023 में भारत में वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप था ये, 50-50 ओवर वाले ये मैच थे यहाँ पर। अब ये जो वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया था और ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने थे। और मैच से संबंधित जो भी बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, मतलब उन्होंने बॉलिंग की। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर भारतीय प्लेयर्स के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी को संभाला, लेकिन जल्द ही शुभमन गिल, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के विकेट गिर गए, जिससे भारत ने शुरुआती झटके खाए। विराट कोहली, केएल राहुल ने इसके बाद पारी को संभाला और मध्य क्रम में साझेदारी की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण के सामने वे ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। भारत ने अपनी पारी में 240 रन बनाए, जो कि एक चुनौतीपूर्ण स्कोर था, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की शुरुआत में वे 3 बड़े विकेट जल्दी खो बैठे। हालांकि ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने मैच का रुख पलट दिया। ट्रेविस हेड की शानदार शतकीय पारी और मार्नस लाबुशेन के साथ उनकी 192 रनों की भागीदारी ने ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। यह साझेदारी न केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत का आधार बनी, बल्कि उसने भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौतियां भी पेश की। ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को 43 ओवरों में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जिससे वे 6 विकेट से विजयी हुए। ट्रेविस हेड को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत ने ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप की ट्रॉफी तक पहुंचाया और क्रिकेट के इतिहास में उनकी महानता को एक बार फिर से प्रमाणित किया। भारत के लिए यह हार निराशाजनक थी, खासकर जब वे अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे थे। फिर भी भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के दौरान कई यादगार पल प्रदान किए, जिससे उनके प्रशंसकों को गर्व महसूस हुआ। दोस्तों यहाँ पे बहुत सामान्य बातें, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो भारत ने 240 रन बनाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया था। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अनुभव लेखन में जो भी अनुभव है वो बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आप समझिए, जैसे कि यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित ये अनुभव लेखन है, तो क्रिकेट देखने से संबंधित यहाँ पर अनुभव लेखन कुछ इस तरह का है। इसमें मैच के बारे में कई सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि मैच में ये हुआ था। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि यहाँ पर जितने भी टोटल 3 उदाहरण आपको पढ़ने हैं अनुभव लेखन से संबंधित, इन तीनों उदाहरणों के द्वारा दोस्तों आपको अनुभव लेखन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा बचा है ये वाला, अभी मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो 3 उदाहरण दिए गए हैं अनुभव लेखन के, इसके द्वारा अनुभव लेखन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुभव लेखन कैसे लिखा जाता है। अगर एग्ज़ाम में अभी तो एग्जैक्ट हम कह नहीं सकते कि क्वेश्चन कैसे आएगा, लेकिन दोस्तों अगर आपको पता है कि अनुभव लेखन कैसे लिखना है या अनुभव लेखन क्या होता है, और अगर आपने ये तीनों उदाहरण भी अच्छे से समझे हैं, तब भी आप एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन करके आ जाएंगे। कहने का मतलब यही है दोस्तों, यहाँ पे जो उदाहरण हम देख रहे हैं अनुभव लेखन का, इसे इसे रटना या याद तो नहीं करना है, लेकिन हाँ इसे समझना है। अगर आप इसे समझेंगे तो ये आपके लिए मतलब यूज़फुल रहेगा। तीनों ही उदाहरण, जैसे कि बाजार के लिए जो अनुभव लेखन है, जो दर्शनीय स्थल का जो अनुभव लेखन है, और ये जो क्रिकेट देखने से संबंधित अनुभव लेखन है, ये तीनों ही आपको अच्छे से आपको पता होने चाहिए। तीनों ही आप समझ लीजिए अच्छे से, ताकि ये आपके लिए मतलब यूज़फुल रहें।
मेरा दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर अनुभव लेखन क्या होता है, अगर आपको ये क्लियर है और तीनों ये जो उदाहरण आपको पढ़ने के लिए सिलेबस में दिए गए हैं, अगर आपने इन तीनों को भी अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो क्वेश्चन कैसे भी आएगा तो आप काफ़ी हद तक, यही है उम्मीद है कि आप अच्छे से अपना क्वेश्चन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस मैच ने क्रिकेट की भावना और खेल के प्रति जुनून को दिखाया। दोनों टीमों के प्रशंसकों ने अपनी अपनी टीमों का भरपूर समर्थन किया, जिससे मैच को और भी रोमांचक बना दिया। अंततः क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि समस्त क्रिकेट समुदाय के लिए एक यादगार घटना बन गया। इस मैच ने उनके उत्साह और समर्पण को प्रकट किया और यह सिद्ध कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह मैच और इसके नतीजे भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बने रहेंगे, जो इस खेल को अपनाना चाहते हैं और इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस ऐतिहासिक फाइनल क्रिकेट मैच ने क्रिकेट के खेल को एक नया आयाम दिया और इसे विश्व भर में और भी लोकप्रिय बना दिया। क्रिकेट का यह विश्व कप फाइनल मैच न केवल दो टीमों के बीच एक मुकाबला था, बल्कि यह खेल भावना, समर्पण और उत्कृष्टता का जश्न था। दोनों टीमों ने अपने खेल से साबित किया कि क्रिकेट में विजयी होने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और टीम वर्क भी आवश्यक है। इस मैच ने क्रिकेट के प्रति जुनून और उसके खेल को दुनिया भर में और अधिक प्रसिद्ध बना दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह फाइनल मैच न सिर्फ उनके बीच की प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, बल्कि यह युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित करता है कि वे कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह मैच उन सभी के लिए एक यादगार पल है जिन्होंने इसे देखा और इसका हिस्सा बने। इस प्रकार 19 नवंबर 2023 को आयोजित वर्ल्ड कप फाइनल के मैच में न केवल ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद बनी रही, बल्कि यह क्रिकेट के खेल के प्रति दुनिया भर में लोगों के प्रेम और समर्पण को भी दर्शाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के खिलाफ अपना श्रेष्ठ खेल प्रदर्शित किया, ने सच में यह सिद्ध कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि यह एक ऐसी भावना है जो मिलियंस को एक साथ बांधती है। यह फाइनल मैच क्रिकेट की दुनिया में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक हमने यूनिट 2 के सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।